चलिए, जीएस टारगेट में जो हमारा अगला टॉपिक था वो है भारत शासन अधिनियम 1919। इसके पहले हमने क्या किया है, इतिहास विषय का जो इतिहास का वर्गीकरण किया जाता है उसको हमने देखा हुआ है। अब हम जो है ये देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। यदि आप भी इस प्रतियोगिता में हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, डेली का आपको टारगेट देते हैं, टॉपिक देते हैं, उसके बाद में शाम को आपका टेस्ट होता है, इसके बाद साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। तो इस प्रतियोगिता में जुड़ करके आप भी अपना योगदान दीजिए। चलिए बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1919 की। तो यह क्या था, एक कानून था एक कानून था जो कि वर्ष 1919 में लाया गया था। हमें इसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य देखने हैं। हम देखेंगे कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया था, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, यहाँ तक आने का आधार क्या था, इसके महत्वपूर्ण प्रमुख प्रावधान देखेंगे और इसकी हम बाद में क्या देखेंगे। क्योंकि मेंस का अगर प्रश्न लिखने को आता है तो कमियां या आलोचना आपको कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो कम से कम 1 या 2 पॉइंट हम कमियों में ज़रूर देखेंगे। चलिए देखते हैं एक एक पहलुओं को। तो सबसे पहली बात जो है, इसका नामकरण के लिए आप ध्यान रखिएगा कि इसे जो है हम क्या कह देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है मॉन्टेग्यू, ये कौन है, ये जो था मॉन्टेग्यू, यह जो है भारत सचिव था। क्या था, यह जो है भारत सचिव था इस टाइम पर। और भारत सचिव कौन होता था, जो भारत परिषद होती थी उसका प्रमुख कौन होता था, भारत परिषद। और ये भारत परिषद कहाँ पर होती थी, ये ब्रिटेन में होती थी। और इस भारत परिषद का निर्माण कब किया गया था, 1858 के अधिनियम से किया गया था, भारत की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए। तो भारत सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू था। और चेम्सफोर्ड कौन था, ये आपका जो है इस टाइम पर 1919 के समय पर भारत का गवर्नर जनरल था। तो उन्हीं के दोनों के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कहेंगे। चलिए अब देखते हैं इसे जो है, अगले देखते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, बाकी जो प्रिंटेड है वो लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। भारत शासन अधिनियम की हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर आपकी जो एक समझ विकसित होगी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सोचने का तरीका विकसित होगा। आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध है ये भारत में जो है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में 1914 से लगा करके 1918 तक जो है क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। होम रूल लीग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, भारत में एक महिला थी जो कि आयरलैंड की थी, उनका नाम था एनी विसेंट। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं पहले। एनी विसेंट, और ये कहाँ की महिला थी, ये आयरलैंड देश की महिला थी, लेकिन ये यहाँ पर भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा इनका योगदान है। ये महिला जो है 1915 का समय था, कब का समय था, 1915 के समय में, लगभग 1915-16 में इन्होंने क्या चलाया था, होम रूल लीग आंदोलन चलाया हुआ था। ये 2 पॉइंट समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय पर ध्यान रखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इस टाइम पर अंग्रेजों की अधिकांश सेना कहाँ पर लगी हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध में लगी हुई थी। और ब्रिटिशों का अधिकांश प्रशासन भी लगा हुआ था। तो उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं भारत में विद्रोह ना हो जाए, इसलिए यह बार बार क्या कहते रहते थे, ऐसा दिलासा टाइप का देते रहते थे कि हमारा उद्देश्य जो है भारत में क्या है, सुधार करना है, थोड़ा सा हम विश्व युद्ध से निपट जाएं, इसलिए सुधार अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर कई सारी इन्होंने घोषणाएं कर डाली थी। उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी एक कानून की जरूरत थी ताकि उन घोषणाओं को पूरा किया जा सके। तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का पॉइंट। दूसरा है होम रूल लीग आंदोलन। होम का मतलब होता है घर और रूल का मतलब होता है क्या, शासन होता है। तो घर का शासन यानी कि स्थानीय शासन, यानी कि अपने देश के लोग ही जब शासन करते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, होम रूल कह देते हैं। इसकी मांग यानी कि स्वशासन, स्वयं के शासन की मांग कौन कर रही थी, एनी बिसेंट अपने समर्थकों के साथ में क्या कर रही थी, इसकी मांग कर रही थी। और ये आंदोलन कब का था, ये आंदोलन आपका
1915-16 का था। कांग्रेस में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। तिलक का आगमन, आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक है, जो कि ये शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव इन्होंने मनाए हुए थे, तो इन पर अशांति का मुकदमा लगाया गया था। बाद में इन्हें क्या कर दिया गया था, जेल में भेज दिया गया था। तो ये 1915-16 के पास जो है, 1915 के आसपास जो है क्या है, ये जेल से निकल करके वापस आ गए थे। और यह जो है स्वशासन या स्वराज्य के बड़े समर्थक थे। इनका तो नारा भी था, क्या नारा था कि स्वराज मेरा स्वयं का राज, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये इनका क्या था, नारा था। तो ये बड़े समर्थक थे। और 1916 में इसी बात को प्राप्त करने के लिए इन्होंने लखनऊ समझौता कर लिया था कांग्रेस से। जो गरम दल और नरम दल विभाजित हो चुके थे, वह गरम और नरम दल 1916 में पुनः आपस में मिल गए थे और स्वराज की मांग को मजबूत करना चाहते थे। दूसरी बात करें, स्वराज की मांग कांग्रेस में लगातार चल रही थी, तो इसलिए भी एक ऐसा कानून लाए जाने की आवश्यकता थी ताकि स्वराज की मांग को पूरा किया जा सके। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में, कब, 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव, कौन, भारत सचिव जिनका नाम था मॉन्टेग्यू, ने ब्रिटेन में घोषणा की कि हमारा उद्देश्य क्या है, भारत में सुधार करना है। एक बार विश्व युद्ध खत्म हो जाए, हम व्यापक सुधारों के लिए एक कानून लेकर के आएंगे। इन सभी बातों को पूरा करने के लिए 1919 में एक कानून लाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम कहते हैं। चलिए हम देखते हैं, अब इसके मुख्य प्रावधान देखते हैं। इनके जो प्रमुख प्रावधान हैं देखिएगा, भारत शासन अधिनियम का जो पहला प्रावधान है, क्या कहते हैं, इस कानून में जो है अंग्रेज कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में क्या करना है, स्वशासन विकसित करना है, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस, ये स्वयं का राज्य विकसित करना है। लेकिन आप क्या है, भारतीय लोग जो भी हैं उनको कह रहे हैं कि पहले आप उस काबिल तो बनिए, हम क्या कर देंगे, आपको स्वशासन सौंप कर देंगे। और ये क्या कहते हैं कि यह जो है स्वशासन या स्वराज्य जो है आपको एक बार में नहीं दिया जाएगा, विभिन्न चरणों के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि एक स्टेप में हम देखेंगे कि अगर आप थोड़े काबिल हो गए हैं तो आपको 10% दे दिया जाएगा, जैसे कि पंचायतों में दे दिया जाएगा। फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा योग्य हो गए हैं तो आपको जिला स्तर पर दे दिया जाएगा। इसके बाद आप ज़्यादा योग्य हो गए हैं तो आपको प्रांत स्तर पर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह बात करते थे। तो विभिन्न चरणों में जो है क्या है, यह जो है आपको स्वशासन दिया जाएगा। और यह चरण जो है कैसे होंगे कि आपको, जैसे प्रथम चरण में हमने क्या कर दिया, पंचायतों में क्या कर दिया, पंचायत में दे दिया, कार्नवालिस इसका नाम आएगा। फिर आपको जैसे मान लीजिए हमने जिला स्तर पर दे दिया। अब हम देखेंगे कि आप जो है लगातार क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको क्या दे देंगे, राज्य स्तर पर भी आपको क्या कर देंगे, स्वशासन दे देंगे। लेकिन यह जो आपकी प्रगति हुई कि नहीं हुई, इसका मापन कौन करेगा, तो इसका मापन जो है प्रगति का मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, इसके लिए एक आयोग बनाएगी और यह आयोग जो है 1919 के अधिनियम के तहत शासन की समीक्षा करेगा कि क्या भारतीय इसमें प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यह आयोग जो है हर 10 वर्ष में गठित किया जाएगा। आपको याद हो कि साइमन कमीशन जो है इसी का मूल्यांकन करने के लिए भारत में आया हुआ था, जिसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो प्रगति का मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसी के लिए पहली बार साइमन कमीशन आया हुआ था 1919 से अगर 10 वर्ष देखेंगे तो कितना होता है, 1929 होता है। लेकिन इन्हें विद्रोह की बड़ी आशंका थी। इसी टाइम पर जो है क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज़्यादा गति करने लगते हैं, इसलिए वह 1928 में ही भारत में आ गया था, 1 साल पहले ही आ गया था। इसमें जो है 1919 के अधिनियम में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह जो है पूछा जा चुका है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान 1919 के अधिनियम में था। आगे चल करके 1935 के अधिनियम में जो है संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान आएगा। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन का प्रावधान था और इसको गठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था ली आयोग।
और यह ली आयोग जो है 1921 में बना हुआ था। इसी आयोग की अनुशंसा पर 1926 में क्या बनाया गया था, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके जो है क्या प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष शायद आपके रॉस वारकर हैं। कौन है, रॉस वारकर जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। आप एक बार सर्च कीजिएगा, आई थिंक यही है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने ये बताया कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। 1921 में इस प्रावधान को पूरा करने के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम क्या था, आपका ली आयोग जो उसका नाम था। इसी आयोग की अनुशंसा पर 1926 में क्या बनाया गया, आयोग की स्थापना की गई और इसके आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। चलिए, यहाँ पर कुछ खास बातें हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे जो है ये सीधे सीधे प्रश्न में पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सिविल सेवा को लेकर के अगर मैं बात की जाए कि लोक सेवा जो आयोग है, आपसे पूछा जाए कि ये आयोग कब का है, तो ये 1921 का आयोग है। और भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 1926 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संघ लोक सेवा आयोग, उस टाइम पर इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। यह आपका 1935 के अधिनियम से बनाया जाएगा। लेकिन और भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है प्रथम परीक्षा कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, भारत में प्रथम परीक्षा की अगर बात की जाए तो वो 1922 में हुई थी। क्या सिविल सर्विस की भारत में प्रथम परीक्षा कब हुई थी, 1922 में। और किस स्थान पर हुई थी, तो आप बताएंगे इलाहाबाद में जो है यह हुई थी। प्रयागराज हो गया है अब, तो इलाहाबाद में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है यूपीएससी में कि थोड़े समझिएगा कि जब जैसे ही भारत में लोक सेवा आयोग पहले कहाँ पर होता था, ब्रिटेन में पहले होती थी। पहले लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो है ब्रिटेन में होती थी। तो यहाँ पर आईसीएस की परीक्षा देने के लिए जो है भारत के चुनिंदा लोग ही, जो बहुत अमीर लोग होते थे, वही जा पाते थे। इसके बाद भारत में हुई यह इलाहाबाद में हुई, और यह कब हुई थी, इलाहाबाद में 1922 में हुई थी। और 1926 में क्या हो गया, भारत में ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाने लगा। तो फिर अब भारतीयों की बहुत बड़ी भागीदारी होने लगी। अब 1930 के बाद से अगर देखोगे तो 1930 के बाद से भारतीयों की भागीदारी इतनी बढ़ी कि यूरोप के लोगों का अनुपात इसमें कम होने लगा। जो मतलब अंग्रेज यहाँ पर रहते थे उनका अनुपात कम होने लगा। और एक समय ऐसा आया, कब का, ये लगभग आपका 1940 के 41 में अगर बात की जाए, 1941 में ध्यान रखिएगा भारतीय जो है वो क्या हो गए थे, यूरोप की तुलना में ज़्यादा हो गए थे। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है पूछा गया है कथन कारण में, जो है यूपीएससी में आया हुआ है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रावधान की 1919 के अधिनियम में। अगला जो इसमें प्रावधान था वो ये है कि लोक लेखा समिति तथा वित्त समिति का प्रावधान। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की संभावना है। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कहती हैं, ये जब संसद हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, तो संसद में हम वित्तीय समितियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वित्तीय समितियां। उनमें 3 प्रकार की समितियां रहती हैं। उन समितियों में से एक समिति होती है लोक लेखा समिति। मतलब कि लोक मतलब होता है जनता, जनता का जो पैसा है उसका लेखा जोखा करने वाली समिति जो होती है लोक लेखा समिति होती है। और यही जो है सीएजी की क्या होती है, सलाहकार होती है। सीएजी जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भी लेखांकन का कार्य करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो इसी के संपर्क में कार्य करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगला फैक्ट भी, ये पहली बार था कि किसी कानून में अंग्रेजों द्वारा उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जो ये 1919 का अधिनियम था, इसकी प्रस्तावना में ही क्या किया गया था, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। ये चरणों का निर्धारण भारत की प्रगति पर होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। प्रांतों में द्वैत शासन, ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन जो है मनाया गया था। अभी हमने पिछले जो क्लास हुई थी पॉलिटी की, उसमें हमने बताया था किस प्रकार से प्रांत और केंद्र बने थे। प्रांतीय स्तर पर भी सरकार होती थी और केंद्र स्तर पर भी सरकार होती थी। ये
92 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था विधान परिषद को। तो प्रांतों में क्या होती थी, दो प्रकार की विधान पालिका होती थी। एक होती थी केंद्र स्तर पर, जिसे हम क्या कहते थे, केंद्रीय विधानसभा कहते थे, और एक प्रांतों में होती थी जिसे प्रांतीय विधानमंडल कहा जाता था। तो जो प्रांत में है यहाँ पर क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अब द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि दो लोग शासन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या बनाए गए, दो प्रकार के विषय बनाए गए। एक बनाए गए आपके हस्तांतरित विषय, क्या बनाए गए, एक हस्तांतरित विषय बनाए गए, और एक बनाए गए आपके आरक्षित विषय बनाए गए। आरक्षित विषय बनाए गए। आरक्षित विषयों पर फैसला करने का, कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, सरकार को होगा, यानी कि गवर्नर जनरल को होगा। और जो हस्तांतरित विषय हैं, हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार क्या होगा, प्रांतों को होगा। और प्रांतों में कौन, जो भी सदस्य हैं यहाँ से चुन कर गए हैं, यानी कि भारतीयों को होगा। ठीक है। प्रांत में जैसे वर्तमान में हम बात करें एक राज्य की, और राज्य में क्या होते हैं, बहुत सारे विधायक होते हैं। तो उन विधायकों को क्या होगा, यह अधिकार होगा, या विधानसभा को यह अधिकार होगा कि वो क्या करें, कानून बना सकते हैं हस्तांतरित विषयों पर। लेकिन आरक्षित विषयों पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल या सरकार ही बनाएगी, केंद्र की सरकार बनाएगी उस समय की। अब देखिए यहाँ पर होशियारी क्या हुई थी कि प्रांतों में भाई बहुत साधारण विषय धर दिए गए थे, जैसे कि कृषि धर दिया गया, मेला धर दिया गया, मेला हो गया। और जैसे कि और भी है, कृषि मेला, हाट बाजार रख दिए गए, और पानी रख दिया गया। ऐसी चीज़ें जिनसे क्या है, बहुत सारा उत्पादन नहीं होता है, बहुत कम लाभ होता है, वो किस में रख दिए गए, हस्तांतरित विषय में। और जैसे टैक्स है, टैक्स एकत्रित करना, और मतलब किसी राज्य को तोड़ना, वो करना। और जो पैसे वाले होते थे, जिनमें मतलब कि जिससे पैसों की इनकम ज़्यादा होती है, वो विषय पूरे के पूरे किसने रख लिए, सरकार ने रख लिए। तो इसमें यहाँ पर एक आलोचना का पॉइंट बन जाता है कि सरकार ने जो है द्वैध शासन लगा करके क्या कर दिया, महत्वपूर्ण विषयों को अपने पास में रख लिया, और जिन विषयों से कम लाभ होता था उन्हें क्या है, भारतीयों को दे दिया था। यह एक क्या है, भेदभावपूर्ण नीति थी। कानून जो है क्या होता है, सम्मत होता है, भेदभावपूर्ण नहीं होता, वो समान व्यवहार करता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अलग है। अब केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इस पॉइंट को भी समझिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। केंद्र में क्या कर दी गई, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। शुरुआत में क्या होता था, सबसे पहले देखिएगा, मैं शुरू से बता देता हूँ कि 1773 में क्या होता था। देखिएगा 1773 में एक क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर होता था जो कि वॉरेन हेस्टिंग था, और प्लस क्या होती थी, उसकी क्या थी, एक परिषद थी। ठीक है, एक परिषद थी। यही क्या करती थी, विधान बनाने का यानी कानून बनाने का कार्य करती थी, यही सरकार का कार्य करती थी। इसके बाद क्या हुआ कि 1800 जो है 58 में, 1853 में, या फिर इसके पहले कहें 1833 में, 1833 में क्या बनाया गया, एक जो है इसी परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया जाने लगा। एक विधि सदस्य शामिल किया गया, और वो विधि सदस्य कौन होता था, पहला विधि सदस्य बना था मैकाले बना हुआ था। 1833 के बाद 1853 में क्या कर दिया गया, इसे दो भागों में बांट दिया गया कि एक जो है क्या करेगा, विधान बनाने का कार्य करेगा, और एक जो है सरकार के रूप में कार्य करेगा, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद ये क्या होगी, सरकार होगी। अब विधि बनाने के लिए अलग से काम करेंगे। और 1858 में क्या हुआ, 1858 में भारत परिषद का गठन कर दिया गया, जो कि भारत में देखरेख करेगी, भारत परिषद, और भारत सचिव का गठन कर दिया गया। और इसके बाद 1892 में क्या कर दिया गया, ये जो विधि बनाने का यहाँ कार्य, यहाँ पर जो विधान बनाने का कार्य करने के लिए बनाया गया था, उसे दो भागों में बांट दिया गया कि एक क्या होगा, केंद्र स्तर पर विधान बनाने के लिए होगा सिस्टम, और एक होगा आपका प्रांतों स्तर पर होगा। अगर वर्तमान से समझेंगे तो एक राज्यों के विधानमंडल होगा, जो राज्यों की विधानसभा होती है, और केंद्र की क्या होगी, सांसद होगी। इस प्रकार से है। अब 1892 के बाद 1909 में क्या कर दिया गया था, इन्हीं दोनों में जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, और आरक्षण दिए गए थे मुस्लिम समुदाय को, जो अन्य लोग थे उनको आरक्षण दिए गए थे। अब ये वाले विधानमंडल को, जो केंद्र स्तर का विधानमंडल है, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहते थे, उसे पुनः दो भागों में बांट दिया गया। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक था आपका विधान परिषद, जैसे मैं वर्तमान से अगर तुलना करूं
तो एक राज्यसभा और एक थी आपकी लोकसभा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके वर्तमान नाम है, इनके जो है उस समय पर इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। आप लिख सकते हैं क्या कहा जाता था इसे, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, यानी कि राज्य परिषद कहते थे। और इसे क्या कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा इसे कहते थे। इसी केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह ने जो है बम फेंका हुआ था। तो आई होप आपको ये शब्द समझ में आए होंगे कि केंद्र का जो द्विसदनीय विधानमंडल था वो क्या दो भागों में कर दिया गया, जैसे आज वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। भारत ने कोई इनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं बनाई हुई थी। यही काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके क्या कर दिया था, आज़ादी के बाद में राज्यसभा कर दिया। और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली होती थी उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, लोकसभा कर दिया गया। तो ये थे आपके 1909 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। और हैं क्या, चलिए दो प्रावधान और हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। 1909 के अधिनियम में हमने देखा था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जो होती थी वह किसके लिए दी गई थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है 5% स्थान यानी कि 27 सीटें आरक्षित की गई थी। अब जो है यह सिखों को भी दे दिया गया, किसको, सिख समुदाय को भी दे दिया गया। यह जो है आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियन क्या होते थे, जो अंग्रेज भारत में रहकर रहने लगे हैं वो क्या थे, एंग्लो इंडियन थे। यह अन्य यूरोपियन को भी दे दिया गया, किनको, अन्य यूरोपियन जो लोग रहते थे उनको भी क्या है आरक्षण दे दिया गया। तो इसका इतना विस्तार कर दिया गया था। किसको किसको दे दिया गया, सिखों को दे दिया गया, साथ ही साथ ईसाई समुदाय को भी क्या है यह आरक्षण दे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इतने लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका, कि भारत के किस कानून में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था, तो 1919 के अधिनियम में थे। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न भी आ सकता है ये कि यह जो है पूर्णतः वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ध्यान रखिएगा, क्या ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह सीमित लोगों को क्या दिया गया था, इसमें मतदान का अधिकार दिया गया था। ऐसा नहीं कि भाई गांव के लोग भी क्या करते हैं, जैसे वर्तमान में वोट दे सकते हैं 21 वर्ष यानी 18 वर्ष की आयु होने पर जो है वर्तमान में सब कोई वोट दे सकता है, उस प्रकार से वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन सीमित स्तर पर था। तो इसे क्या है, प्रथम बार ये शुरुआत हुई थी व्यवस्था। 10% महिलाओं को इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया था। 10% महिला भी क्या कर सकती हैं, वोट देने का कार्य कर सकती हैं, लेकिन सभी को नहीं था। ना ही इसमें वयस्क मताधिकार था कि इस आयु के लोग सभी लोग दे सकेंगे। कुछ जैसे मतलब बड़े लोग थे उनको जो है इसमें अधिकार दिया गया था, जो बड़ा टैक्स भरते थे, ज़्यादा टैक्स देते थे, उनको ये अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये इसके प्रमुख प्रावधान देखे। अब इसकी जो है कुछ सीमाएं देख लीजिएगा, इसकी कमियां हैं क्या, तो हाँ इनकी कमियां जो है हम दो प्रकार से कह सकते हैं कि आरक्षित विषय पर विषयों को सरकार ने क्या रख लिया, अपने पास रख लिया। जैसे कि इसमें वित्त हो गया, रेलवे हो गया, टैक्स हो गया, खनिज हो गया, ये सभी महत्वपूर्ण विषय जो है क्या है। अब जैसे हीरा खनिज का अधिकार जिसके पास में होगा तो भाई वही तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा ताकतवर होगा। तो सेंट्रल सरकार ने क्या रख लिए थे, आरक्षित विषय अपने पास रख लिए थे। और जो हस्तांतरित विषय थे, क्या हस्तांतरित विषय वो किन्हें दे दिए गए थे, वो प्रांतीय सरकार को दे दिए गए थे। जो प्रांतीय सरकार होती थी उनको दे दिए गए थे। तो इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं होते थे, जैसे कृषि करना हो गया, सिंचाई हो गया और पशुपालन हो गया। और इसके अलावा जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन जो मतलब कम इम्पोर्टेंट विषय थे वो इसमें रख दिए गए थे। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। और पूर्णतः स्वराज्य नहीं दिया गया था। जिस प्रकार से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन किया था, जिस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने प्रयास किए थे, उस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई थी। नाम मात्र का यहाँ पर कानून में जैसे उल्लेख कर दिया गया, उत्तरदायी शब्द का उल्लेख कर दिया गया था, वास्तव में नहीं हुआ था। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न है, देखिएगा, जो मैंने पिछली स्लाइड भी करवाई हुई है उसमें थोड़ा सा और देखिएगा, मुझे याद आया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, आप अगर आपसे पूछा जाए कि जो
19 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था, 2 स्तर पर जो है सरकारें बनी थीं, वो प्रांतीय स्तर पर बनी थीं, प्रांतीय स्तर पर भी थी सरकारें, द्वैत शासन यहाँ पर लगा दिया गया था। और केंद्र स्तर पर भी क्या थी, आपकी विधानसभा थी, जिसे क्या कह देते थे, केंद्रीय विधानसभा भी थी, केंद्रीय विधानसभा भी थी, और एक क्या थी, प्रांतीय स्तर पर। तो इसमें अगर बात की जाए कि इसके प्रथम चुनाव कब हुए थे, जो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे, तो आप क्या बताएंगे, इसके प्रथम चुनाव जो है 1926 में हुए थे। और अभी हम इतिहास में आगे चल करके एक पार्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वराज पार्टी। ये बाल गंगाधर तिलक और आपके जो हैं सी राजगोपालाचारी हैं, उनके द्वारा बनाई जाएगी। और 1926 में इसी में जो है प्रधानमंत्री भी बनते हैं, कौन, यही लोग। तो 1926 के चुनाव हुए थे, वो पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत हुए थे। और आपसे अगर पूछे कि अंतिम बार चुनाव कब हुए थे 1919 के अधिनियम के तहत, 1945 में जो है अंतिम बार चुनाव हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी 2023 का प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय विधानसभा के चुनाव 1919 के अधिनियम के तहत अंतिम बार कब हुए थे, तो क्या बताएंगे, 1945 में बताएंगे। प्रथम बार 26 में हुए थे, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा प्रांतीय स्तर के चुनाव अगर बात की जाए तो 1937 में हुए थे। और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जो क्या है प्रधानमंत्री बने हुए थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया, तो फिर बिना पूछे ही अंग्रेजों ने भारत की फौज भेज दी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, प्रांतीय स्तर पर कहाँ पूछा गया है और केंद्रीय स्तर पर, तो ये बातें ध्यान रखना। चलिए, हम ये जो है हमारी क्या हुई, कमियाँ भी हो गई और ये क्लास भी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मतलब कोई कमी अमी हो भाई हमारी, तो उसमें क्या है बताएंगे। तो फीडबैक आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हम अगली क्लास में उसे क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, सुधार कर सकें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप GS क्विज चैंपियन ग्रुप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहीं पर सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। चलिए, धन्यवाद।